वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन में वोटिंग के लिए एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी बचा है। तेलंगाना भर में सियासी घमासान शदीद हो गया है और तमाम ही सियासी पार्टियां अपनी इंतखाबी मुहिमात में आवाम को लुभाने के लिए सारा जोर लगा रही हैं। ऐसे में सियासी लीडरों और सियासी पार्टियों की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं कुछ पार्टियों का ग्राफ तेजी से गिरता भी जा रहा है। ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जिनका ग्राफ बढ़ रहा है और ऐसी कौन सी पार्टियां हैं जिनका ग्राफ तेजी से गिर रहा है, इसी पर आज बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि सियासी लीडरों की बयानबाजियां क्या चल रही हैं और किस तरह एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की सबसे नई रियासत तेलंगाना अपनी तीसरी असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार है। 30 नवंबर को यहां असेंबली के 119 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस मर्तबा इलेक्शन में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। इस मर्तबा इंतखाबी मैदान में बीजेपी, एआईएमआईएम और सीपीआई व जनसेना भी मैदान में है। लेकिन तेलंगाना के पहले इलेक्शन की बात करें तो हालात ऐसे नहीं थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद 2014 में हुए असेंबली इलेक्शन में बीआरएस, जो पहले टीआरएस थी, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसने रियासत में पहली मर्तबा सरकार बनाई थी। दूसरे नंबर पर आई थी कांग्रेस। वहीं बात करेंगे साल 2014 की। 2014 के इलेक्शन में टीआरएस, जो अब बीआरएस हो गई है, उसने 119 में से 63 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को 21 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी ने 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तेलंगाना में होने वाले असेंबली इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 7 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई थी। बात की जाए बीजेपी की तो उसने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। बाकी की सीटें दीगर पार्टियों के खाते में गई। 2014 के इलेक्शन में 69% वोटिंग हुई थी। अब बात करें 2018 के इलेक्शन की, तो इस इलेक्शन में बीआरएस ने पहले से ज्यादा अच्छा मुजाहरा करते हुए 88 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस 19 सीटों के साथ फिर दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी। हालांकि इसे 2 सीटों का नुकसान हुआ था, यानी बीआरएस का कद यानी ग्राफ बढ़ा था और कांग्रेस के ग्राफ में मामूली कमी आई थी। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 7 ही सीटें दोबारा हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की, तो उसके 2014 में हासिल किए गए 5 सीटों में से 4 सीटें चली गई और गोशा महल की ये 1 सीट उसके खाते में आई थी। इससे साफ जाहिर होता है कि हर इलेक्शन के बाद बीआरएस का ग्राफ बढ़ा ही है। वहीं कांग्रेस के ग्राफ में मामूली कमी आई है, तो वहीं बीजेपी का ग्राफ तेजी से नीचे चला गया है। हालांकि 2018 के असेंबली इलेक्शन के वक्त केसीआर की पार्टी के पास 88 सीटें थी, लेकिन इन 5 सालों के बाद यानी 2018 से 2023 के दौरान कांग्रेस और टीडीपी से टूटकर कई एमएलए केसीआर की पार्टी बीआरएस में और कुछ बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे 2018 के असेंबली इलेक्शन के बाद सूरत हाल कुछ बदल गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस मर्तबा के असेंबली इलेक्शन में हालात 2018 के इलेक्शन से कुछ अलग हो सकते हैं। अगर आप नेशनल मीडिया को फॉलो करते हैं तो आपने तेलंगाना इलेक्शन में बीआरएस या कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की और मोदी लहर की बात सुनी होगी। ग्राउंड रिपोर्ट से दूर मेन स्ट्रीम मीडिया तेलंगाना में मोदी लहर की बात करती है। दिल्ली से आए भाजपा लीडर तेलंगाना में बीजेपी की लहर की बात करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या चल रहा है इससे आप बखूबी वाकिफ हैं। इतना ही नहीं, तेलंगाना में सियासी सूरत हाल एकदम से बदल जाने की बात कही जा रही है। इस बदली सूरत हाल के दरमियान बीजेपी ने जो वादे किए हैं कि अगर वो इख्तिदार में आए तो सबसे पहले 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, ओल्ड सिटी में बुलडोजर चला देंगे वगैरह वगैरह, तो कट्टर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स साउथ इंडिया की अहम रियासत तेलंगाना में खेलने की बीजेपी की कोशिश, कहीं उसकी जो 1 सीट गोशा महल की है, शायद उससे भी उसे हाथ धोना पड़ सकता है। बहरहाल तेलंगाना में इलेक्शन की अभी आहट भी सुनाई नहीं दी थी, लेकिन बीआरएस सुप्रीमो केसीआर ने कांग्रेस और बीजेपी से लोहा लेने के मकसद से पहले से ही नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री कर ली। केसीआर ने बीजेपी और कांग्रेस से नाराज पार्टियों या इन दोनों ही पार्टियों से दूर रहने वाली जमातों को मुत्तहद करने की कोशिश की। तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी अपना गिराव बढ़ाने के लिए जहां केसीआर पर
मंदिरों की जमीन हड़पने, फैमिली पॉलिटिक्स खेलने का इल्जाम लगा रही है, तो बीजेपी एक कदम आगे बढ़कर उर्दू दुश्मनी जाहिर करते हुए तेलंगाना में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने पर भी केसीआर को तनकीद का निशाना बना रही है। उर्दू को दूसरी भाषा बनाई कि नहीं बनाई? बनाई कि नहीं बनाई? 4% धर्म के नाम पर गलत ढंग से आरक्षण देने के बाद अब 12% देने का कोशिश है कि नहीं है? लेकिन इन तमाम तनकीदों और इल्जामों के बाद भी बीजेपी के ग्राफ में कुछ तब्दीली नहीं हुई, तो उसने कर्नाटक में कांग्रेस की जानिब से खुद उसी की सरकार यानी भाजपा सरकार पर लगाए गए 40% कमीशन वाली सरकार के नारे को अपनाया और इसे हथियार बनाया और तेलंगाना में इसे इस्तेमाल किया केसीआर के खिलाफ। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के 40% कमीशन के नारे से 10% कम करके केसीआर पर 30% कमीशन वाली सरकार का नारा लगाया और इसे केसीआर के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। जेपी नड्डा ने एक जलसे आम से खिताब करते हुए ये कहा था, 30% का घोटाला करते हो, ये 30% वाली सरकार, कमीशन वाली सरकार को जाना होगा 30 तारीख को और भाजपा की सरकार को आना होगा। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। ये बात हकीकत है कि 2018 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के सिटिंग 4 एमएलए को हार मिली थी और इसका सिर्फ एक ही एमएलए जीत पाया था। उस वक्त उसका वोट शेयरिंग 6.98% रहा, लेकिन 2019 में हुए जनरल इलेक्शन में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़कर 19.65 हो गया था और उसने तेलंगाना से 4 एमपीज सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी, निजामाबाद से डी अरविंद, आदिलाबाद से स्वयं बापू राव और करीमनगर से बंडी संजय के तौर पर सीटें हासिल की, जो कि बहुत बड़ा उछाल है। इसके बाद जीएचएमसी इलेक्शन में 150 में से 48 सीटों पर भी बीजेपी ने कब्जा जमाया था, लेकिन वक्त के साथ साथ बीजेपी कैडर के जोश में बड़ी कमी आई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बीजेपी का तेलंगाना के ग्राउंड पर ना होना। साउथ इंडिया में नॉर्थ की पॉलिटिक्स यानी जनूबी हिंद की रियासत तेलंगाना, जिसे गंगा जमुना तहजीब का गहवारा कहा जाता है, वहां पर नॉर्थ इंडिया की तर्ज पर नफरत और हिंदुत्व की सियासत करना आवाम को रास नहीं आ रहा है। बहरहाल बीजेपी के बढ़े हुए जोश के वजूहात तो कई हैं, लेकिन अब तक ये इतना भी दमदार नहीं लगा है कि वो केसीआर को इख्तिदार से उखाड़ फेंक सके। बहरहाल 5 रियासतों तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में हो रहे इलेक्शन का कंपैरिजन करें तो सभी सीएम्स के सामने करीब करीब एक जैसा ही चैलेंज है। तेलंगाना की सूरत हाल भी कोई अलग तो नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और शिवराज सिंह चौहान से अगर केसीआर का कंपैरिजन या मवाजना करें तो केसीआर की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। शायद इसलिए क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस तेलंगाना में केसीआर को वैसे ही चैलेंज पेश कर रहे हैं जैसे दिल्ली में मोदी सरकार को मिला बिखरा हुआ पोजीशन। आपका इस बारे में क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।